साथियों नमस्कार। कक्षा 11वीं की अध्याय 3 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आयनिक त्रिज्या यानी आयनिक रेडिएशन और आयनन विभव यानी आयनन एंथैल्पी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आयनिक त्रिज्या की। सामान्यतः आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन के बीच की दूरी के आधार पर आयनिक त्रिज्या का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम सोडियम क्लोराइड लें तो इसमें चूँकि सोडियम आयन के रूप में रहता है और क्लोराइड भी आयन के रूप में रहता है, तो इनकी नाभिकों के बीच की दूरी सोडियम आयन और क्लोरीन आयन की त्रिज्या के योग के बराबर होती है। धनायन की त्रिज्या हमेशा जनक परमाणु की तुलना में कम होती है। कारण ये है कि जब इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनता है तो कोष घट जाता है। जैसे सोडियम में आप देखते हैं तो पहले सोडियम परमाणु में देखें तो उसमें 3 कोष हैं, 1, 2 और 3 यानी KLMN 3, KL और M 3 कोष रहते हैं। लेकिन जब धनायन बन जाता है तो जो लास्ट का कोष है वो ख़त्म हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाता है। इसमें केवल 2 ही कोष बचते हैं, K और L। इस तरह से इसकी जो बाह्यतम कक्ष है उसकी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी घट जाती है। तो यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं सोडियम परमाणु की त्रिज्या 186 पिकोमीटर है, जबकि उसके आयन की त्रिज्या 95 पिकोमीटर है। ऋणायन में त्रिज्या जनक परमाणु से अधिक होती है। इसमें क्या है, इसमें नाभिक में धनावेश तो समान रहता है किंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। इसके कारण जो आंतरिक जो आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया उसके ऊपर उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बढ़ता है, यानी जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु को प्राप्त हुआ है उसके कारण इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ने से नाभिक के जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसमें कमी आती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है। इससे इसकी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ जाती है, अर्थात उसकी आयनिक त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के तौर पे आप क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन परमाणु की जो परमाणु त्रिज्या है वो 99 पिकोमीटर है, जबकि क्लोरीन जो क्लोराइड आयन है उसकी जो आयनिक त्रिज्या है वो 181 पिकोमीटर है। यहाँ पर इसको हम दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं। इसे हम Z/E यानी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के अनुपात के आधार पर भी समझ सकते हैं। यदि Z/E का मान 1 से अधिक है तो परमाणु का आकार आयन के आकार की तुलना में अधिक होगा, यानी यदि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक है तो आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या की तुलना में छोटी होगी। जबकि यदि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम है, यानी Z/E का मान 1 से कम है, तो ऐसे में आयन का आकार परमाणु के आकार से अधिक होता है। यहाँ पे देखिए एक टेबल दी है यहाँ पे। इसमें आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का जो आयन है इसमें यानी 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं हमने, तो इसकी त्रिज्या 171 पिकोमीटर है। और इसमें ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो 140। इसमें इनने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण को 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इसमें इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। इसमें इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन दिए। इन सभी में आप देखें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10-10 होती है, यानी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। और कहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में यदि हम देखें तो Z का मान बढ़ने से उसकी आयनिक त्रिज्या का मान कम होता जाता है। यानी देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 7 है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 और 3 10। इसमें 8 है। ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या 8 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 10। इसमें प्रोटॉन तो 9 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 है। इसमें प्रोटॉन तो 11 हैं, इलेक्ट्रॉन 10 है।
ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। इनमें आप ये देख रहे हैं कि जैसी जैसी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है तो ये इनका जो नाभिकीय त्रिज्या आयनिक त्रिज्या है वो घटती जाती है। कुछ परमाणु एवं एनायनों में देखें तो यहाँ पे विपरीत प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है, जिसमें ऋणावेश के कारण परमाणु की त्रिज्या की तुलना में आयनिक त्रिज्या ज़्यादा है। यहाँ देखिए आप क्लोरीन है तो परमाणु त्रिज्या 99 है, तो क्लोराइड की 181 है आयनिक त्रिज्या। यहाँ पर ब्रोमीन की देखिए 114 196 है, आयोडीन की 133 220 है, ऑक्सीजन 74 142 है, नाइट्रोजन की 175 171 है। यानी इनकी ऋणायनों में आप देख रहे हैं कि परमाणु त्रिज्या की तुलना में आयनिक त्रिज्या अधिक होती है। यहाँ पे एक तुलना और दी है, इसको ऊपर से नीचे वर्ग में आके आने पे किस तरह से बढ़ती है। देखिए लिथियम परमाणु की त्रिज्या 152 है, सोडियम की 186 है, जी पोटेशियम की है, जी बेरिलियम की है, जी मैग्नीशियम की है, जी एल्युमिनियम की है, जी मैग्नीज की है। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे परमाणु त्रिज्या आपकी कम हो रही है। और इसी की तुलना में आयनिक त्रिज्या देखें तो ये देखिए इसकी तुलना में ये कम हो रही है, ये भी कम हो रही है। ये सब यानी जितने भी धनायन बन रहे हैं, धनायन में आयन की जो त्रिज्या होती है वो परमाणु त्रिज्या की तुलना में छोटी होती है। अब आप हम बात करें इनकी प्रवृत्ति की, तो इनमें जो पेरियोडिसिटी यानी आवर्तता पाई जाती है वो बिल्कुल सीधे याद कर लीजिए। समूह के ऊपर, समूह में आप ऊपर से नीचे जैसे जाते हैं तो आप कोषों की संख्या बढ़ती है, इसके कारण आयनिक त्रिज्या भी बढ़ जाती है। यानी जो आयनिक त्रिज्या में जो आवर्तता होती है वो बिल्कुल परमाणु त्रिज्या की जैसी ही होती है, सामान्यतः उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आवर्त में जैसे हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो रही है, जिससे आयनिक त्रिज्याएँ घटती हैं। यानी जो प्रवृत्ति परमाणु त्रिज्या की होती है वही प्रवृत्ति आयनिक त्रिज्या की होती है। यदि हम कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करें, हम ऊपर भी देख चुके हैं। ये दूसरा देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल। आप ये देखिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन में यदि 4 इलेक्ट्रॉन आप निकाल लें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बचेगी 10, प्रोटॉन की संख्या 14 है। एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन निकालना तो ये भी 10 बचेगी, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकालना तो ये भी 10 बचेगी, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो भी 10 बचेगी, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो भी इलेक्ट्रॉन 10 बचेंगे, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो भी 10 हो जाएंगे जी, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये 10 हो जाएंगी, और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये भी 10 हो जाएंगे। ये सारी स्पीसीज जो सारे आयन या परमाणु जो दिख रहे हैं हमें, ये सब के सब कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। इनमें आयनों की त्रिज्या आप देख रहे हैं। तो जहाँ पे जेड का मान सबसे ज़्यादा होगा वो उसकी त्रिज्या सबसे कम होगी, यानी सिलिकॉन का जो आयन बनेगा इसकी त्रिज्या सबसे कम होगी। उसके बाद एल्युमिनियम की होगी, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम की होगी, उससे ज़्यादा सोडियम की होगी, उससे ज़्यादा फ्लोरीन की होगी, उससे ऑक्सीजन, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन, उससे ज़्यादा कार्बन की आयन की होगी। तो यहाँ पे आप एक सीधा देख लीजिए, स्पष्ट प्रवृत्ति पाई जाती है कि जेड का मान बढ़ने पे आयनिक त्रिज्या का मान कम हो जाता है। अब आइए दूसरे टर्म्स की बात करें, आयनन एंथैल्पी यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव। तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन की जो प्रवृत्ति होती है, जो उसकी जो मात्रात्मक प्रकृति होती है, उसे हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। यहाँ पे स्पष्ट कर दें कि तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी आयन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे आयनन एंथैल्पी का जहाँ तक संबंध है वो केवल तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने के दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसी को गिनती है। और चूंकि प्रत्येक परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए कुछ न कुछ ऊर्जा देना पड़ती है, यानी उसको एंथैल्पी प्लस में ही रहती है। हमेशा इसकी जो एंथैल्पी है कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। डेल्टा एच का मान हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसको मात्रात्मक रूप से परिभाषित करने के लिए कर सकते हैं, आद्य अवस्था यानी जो तलस्थ अवस्था है उसमें किसी विलगित गैसीय परमाणु के संयुक्ता कोष से इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर गैसीय धनायन के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा आयनन एंथैल्पी कहलाती है, जिसको आयनन विभव भी कहते हैं।
यहाँ पे देखें, यदि मान लो कोई X परमाणु है, गैसीय अवस्था में है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित किया तो X धनायन बनाया। तो इस प्रक्रिया में जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? प्रथम आयनन एंथैल्पी। यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें जो ऊर्जा आवश्यक है वो प्रथम आयनन एंथैल्पी होगी। इसकी इकाई किलोजूल प्रति मोल में देते हैं, या इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु के हिसाब से भी देते हैं। इसकी अगर इनका संबंध देखें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु मतलब 96.4 किलोजूल प्रति मोल होगा। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी उसका गुणा एवोगाड्रो संख्या से करेंगे तो ये मान आ जाएगा आपका, क्योंकि एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 परमाणु के लिए है, जबकि ये किलोजूल पर मोल वाली जो ऊर्जा है वो 1 मोल परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की है। यानी कैलोरी में चेंज करें तो ये 3.83 कैलोरी प्रति परमाणु आता है। अब हम देखें, यदि हम इस आयन में से, यानी X प्लस आयन है, यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पहले से निकल चुका है, और इसमें से हम अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो जब दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो ये क्रिया होगी X प्लस गैस से X2 प्लस गैस में जो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगी? द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। तो ये द्वितीय आयनन एंथैल्पी है, यानी जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसके बाद आयन बन गया और उस आयन में से फिर इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। क्योंकि धन आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालना परमाणु यानी उदासीन परमाणु की तुलना में अधिक कठिन होगा, क्योंकि धन आयन है वो धनावेश पहले से है और उसमें से ऋणावेश आपको फिर से निकालना है। तो प्रथम आयनन एंथैल्पी की तुलना में द्वितीय आयनन एंथैल्पी हमेशा अधिक होगी, और द्वितीय आयनन एंथैल्पी की तुलना में तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान भी अधिक होगा। यदि कहीं पे आपको कोई पूछे कि आयनन एंथैल्पी क्या है, तो यदि केवल आयनन एंथैल्पी शब्द का उपयोग करते हैं तो हमें आपको प्रथम आयनन विभव से ही उसका मतलब निकालना है। यानी जहाँ पे प्रथम द्वितीय तृतीय इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है, केवल आयनन एंथैल्पी लिखा है, इसका मतलब है वो उस परमाणु में से पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की बात कर रहे हैं। अब इसमें चेंज कैसे होता है? अब देखिए, आयनन विभव में जो आवर्तता पाई जाती है वो देखिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः प्रथम आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव बढ़ता है। इसका कारण क्या है? चूँकि नाभिक में धनावेश बढ़ेगा तो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा, इसलिए उसको निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और आवर्त सारणी में सबसे दाईं ओर स्थित उत्कृष्ट गैसें हैं, इनकी आयनन एंथैल्पी सर्वाधिक होती है, बल्कि इनमें जो इनकी जो वृद्धि होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण ये है कि जो इनका विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है, इसलिए इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज़्यादा कठिन होता है। अब बात करें क्षार धातुओं की, जो आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर होते हैं, इनमें एंथैल्पी इनकी सबसे कम होती है, क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। इसीलिए माने ये अत्यधिक क्रियाशील होती हैं कि इनको आसानी से इनमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। इसके लिए हम आगे स्पष्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आयनन एंथैल्पी के मान हैं, ये बोरॉन से लेकर के कार्बन, नाइट्रोजन इस तरफ आप जाते हैं तो जैसे सबके मान इनके बढ़ते जा रहे हैं और नियॉन का सबसे ज़्यादा है। एल्युमिनियम, सिलिकॉन देखिए सब क्रम से कम होते जा रहे हैं, यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इनकी जो आयनन एंथैल्पी के मान हैं वो कम होते जा रहे हैं। आप देखिए, लिथियम से ही शुरू कीजिए, यहाँ पे लिथियम से लेके और बेरिलियम, बोरॉन, यहाँ आपकी आयनन एंथैल्पी के मान बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखें थोड़ा सा, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है बेरिलियम की तुलना में, बोरॉन में आयनन भाव कम हो रहा है, मैग्नीशियम की तुलना में एल्युमिनियम में कम हो रहा है। ये क्यों ऐसा होता है, इसका स्पष्टीकरण हम अभी आगे करेंगे। इसके लिए
अभी नेक्स्ट उसमें बता रहे हैं। अभी देखिए, अब समूह में ऊपर से नीचे जाने पर समानता आयन अनुभाव बढ़ता है, नहीं घटता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, नाभिक से उसकी दूरी बढ़ जाती है। तो ऐसे में नाभिक से इलेक्ट्रॉन का निष्कर्षण आसान हो जाता है, इसलिए ये घट जाती है। अब देखिए, आयनन एंथैल्पी को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको हम देखेंगे। देखिए, प्रवृत्ति आपको यहाँ दिख रही है। इसके दो कारक हैं, इसको आप समझ लीजिए, इससे आपको शंकाओं का समाधान हो जाएगा। आप दो चीज़ें प्रभावित करती हैं, नाभिक और इलेक्ट्रॉन की मध्य आकर्षण। जितना अधिक प्रबल आकर्षण होगा, आयनन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी। और जब इलेक्ट्रॉन आपस में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे आपस में प्रतिकर्षण भी उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रतिकर्षण का प्रभाव भी आयनन एंथैल्पी पे होता है। इस प्रतिकर्षण के प्रभाव को हम परीक्षण प्रभाव कहते हैं। जब परमाणु में जो क्रोडी इलेक्ट्रॉन है, क्रोडी इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं क्या होते हैं। जो कोई कोष पूरा भरा होता है अंदर का, तो जो अंदर के कोष होते हैं वो क्रोड कहलाते हैं, यानी उनके जो इलेक्ट्रॉन क्रोडी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जो सबसे बाहर का होता है वो वायतम कक्ष है, वो संयोजकता कोष कहलाता है, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो जो क्रोडी इलेक्ट्रॉन है वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन और नाभिक दोनों के बीच में होते हैं। इसके कारण नाभिक का आकर्षण संयोजी इलेक्ट्रॉन पे पूरा नहीं पड़ पाता। इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ये भी ऋणावेशित हैं, क्रोडी इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक का जो आकर्षण है इलेक्ट्रॉन पे पूरा का पूरा नहीं पड़ता, यानी इसके आकर्षण को ये रोक लेते हैं, यानी इसको ये आरक्षित कर लेते हैं, यानी परिरक्षण। तो इसीलिए हम इसको परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। यानी बीच में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, क्रोडी इलेक्ट्रॉन, उनके कारण नाभिक और बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण कम हो जाता है। इससे संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से शील्डेड या परिरक्षित हो जाते हैं। इसको ही शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। इस प्रभाव के कारण ही जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको निकालना आसान हो जाता है। और ये तब और अधिक बढ़ जाता है जब आंतरिक कोष पूर्ण हो, माने पूरी तरह से भरे हों। उस समय आवरणीय प्रभाव सर्वाधिक प्रभावी होता है। जैसा कि आप उत्कृष्ट गैसों में क्षार धातु में देख सकते हैं। क्षार धातुओं की बात करें आप, तो सोडियम को लें तो सोडियम में विन्यास होता है 2, 8 और 1। तो जो बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर के जो दो कोष हैं वो पूरे भरे हुए हैं। पहले में 2 हैं और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन है इस पर शील्डिंग इफेक्ट सर्वाधिक रहेगा। इधर पोटेशियम में देखें तो 3 कक्ष भरे हैं, ये चौथे कक्ष के इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। इसके कारण ही क्षार धातुओं में जो आयनन एंथैल्पी देखी जाती है वो उसका मान सबसे कम होता है, यानी ये सबसे अधिक प्रभावी होता है, आवरण प्रभाव या शील्डिंग प्रभाव। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रवृत्ति को। यहाँ पे देखिए, सबसे अधिक आयनन विभव आपको दिखाई दे रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ने और आयनन विभव के बीच में ये ग्राफ खींचा गया है। तो यहाँ पे सबसे अधिक मान दिख रहा है आपको हीलियम का। हीलियम सबसे ऊपर उच्चस्त है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये जितने सभी पहाड़ आपको दिख रहे हैं सभी के शीर्ष में आपकी उत्कृष्ट गैसें हैं। और इन सबकी जो घाटियाँ दिख रही हैं, सबसे नीचे देखिए, यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, ये हाइड्रोजन है। यहाँ ये क्या दिख रहे हैं, सब ये क्षार धातुएँ दिख रही हैं। यानी क्षार धातुओं की जो आयनन एंथैल्पी है सबसे कम है, न्यूनतम है, और जो उत्कृष्ट गैसें हैं इनकी सबसे अधिक है। इनके बीच में सामान्यता आप देख रहे हैं ये बढ़ रही है, लेकिन बीच बीच में आपको कहीं पे ये ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये लिथियम के बाद बेरिलियम है, यहाँ पर ये बेरिलियम है, और उसके नीचे ये बोरॉन है। यहाँ पर देखिए जी
इसके बाद क्या, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन है इधर। यहाँ पे आप इस तरह से इनको आप देख सकते हैं, इसका कारण अभी आप समझ रहे हैं। और यहाँ देखिए ये प्रवृत्ति आपको यहाँ स्पष्ट समझ में आ जाएगी। यहाँ पे आप जैसी बेरिलियम को आते हैं, बेरिलियम आपको पता है कि बेरिलियम का जो विन्यास होता है वो होता है 1s2 और 2s2, और नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, 4। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये पूरी भरी है 1s2 2s2। अब यहाँ पे बोरॉन को देखें, तो बोरॉन में 5 होते हैं, तो ये विन्यास होगा 2 और 3। तो दूसरे में जो विन्यास होगा 2s2 और 2p1। अब देखिए 2s तक सम्मित है, पूरा है, लेकिन p असम्मित है, और p कोश की ऊर्जा s की तुलना में ज़्यादा होती है। और s कैसा होता है, सम्मित होता है, नाभिक के को पूरी तरह से घेरे रहता है, गोल रहता है, जबकि p ऐसा डंबल के आकार का होता है। तो जो p का जो प्रभाव है, p का जो नाभिक से आकर्षण है, यानी p पर स्थित इलेक्ट्रॉन का आकर्षण, नाभिक से आकर्षण s के इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम होता है। इसीलिए बोरॉन का जो 2p1 का इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना अधिक आसान रहता है। यानी जो 2p का जो इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना 2s के इलेक्ट्रॉन की तुलना में आसान होता है, क्योंकि 2 जो p का आकार डमरू के आकार का होता है, नाभिक से इसका सम्मित नहीं होता है ये, जबकि s का आकार गोलाकार होता है, ये नाभिक से सम्मित में रहता है, इसमें आकर्षण ज़्यादा रहता है। इसीलिए बेरिलियम की तुलना में बोरॉन की आयनन एंथैल्पी कम है। इसी तरह आप सेम उसको देख सकते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। आप अगर नाइट्रोजन में देखें तो इसका जो विन्यास होता है 2s2 और 2p3 होता है, यानी p ऑर्बिटल के, p में जो 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, और ये सम्मित होता है, इसमें कोई प्रतिकर्षण नहीं होता आपस में। लेकिन जैसे हम ऑक्सीजन में पहुँचते हैं, ऑक्सीजन का विन्यास होता है 2s2 और 2p4, यानी p के जो 3 ऑर्बिटल हैं, इन 3 में पहले ऑर्बिटल में ये युग्मित रहता है। इलेक्ट्रॉन के इस युग्मन के कारण इसमें थोड़ा सा प्रतिकर्षण बढ़ जाता है और सम्मिति भी नहीं होती। तो सम्मिति नहीं होती और इसमें प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालना अधिक आसान रहता है बनस्पत इस इलेक्ट्रॉन की। यानी जब सम्मित में से कोई, जैसे कोई बैलेंस में चीज़ है, तो उसमें उसको हिलाना ज़्यादा कठिन होता है। जो अनबैलेंस है उसको पहले ही, आपने ऐसे कुश्ती में देखा होगा ना, कुश्ती में कोई अगर जमा हुआ है पहले से और उसके दोनों पैर ज़मीन पर अच्छी मजबूती से हैं, तब तक नहीं गिरता। जैसे ही वो आगे पहलवान दाव लगाती है ना, उसको आगे खींचते अपनी ओर झुकाते हैं, जैसे वो उसकी ओर झुकता है तो उसको वो खींच लेते हैं, और वो डिसबैलेंस हो जाता है तो उसको पटकनी दे देते हैं। तो यही इसमें है, चूँकि असम्मित है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षण है, इसीलिए ये आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। तो इस तरह से हम इनको स्पष्ट कर सकते हैं। आइए ये देखिए, ये प्रवृत्ति आपको कहाँ दिख रही है, क्षार धातु में प्रवृत्ति है आपको ऊपर से नीचे जाने पे। तो ये देखिए आपको लिथियम से सोडियम, चूँकि लिथियम में केवल आपके 2 कक्ष हैं, दूसरी कक्ष की पहले नाभिक से दूरी कम है, ये नाभिक से दूरी बढ़ती जा रही है, तो ये आयनन एंथैल्पी आपकी कम होती जा रही है, इधर और कम होती जा रही है। देखिए दूर जाने पर ये जो प्रतिकर्षण और जो प्रजेक्षण प्रभाव है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो आयनन एंथैल्पी और कम होती जाती है। तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों को शायद सब लोग समझ चुके होंगे। यदि कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप चर्चा कर सकते हैं, क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, और पूरे वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को
सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उससे आपको सारे वीडियो एक साथ दिख जाएंगे। यदि कोई आशंका होती है तो आप उसी में से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। मैं BS राजपूत, लेक्चर केमिस्ट्री, एक्सीलेंस स्कूल टीकमगढ़। कोई भी समस्या है तो कॉल करके आप मैंने व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। और जहाँ तक है व्हाट्सएप से ही आप क्वेश्चन भेजें तो समाधान आपका हो सकता है।